गाड़ियों में व्हीकल जो भी हो, व्हीकल में अपन शॉकर यूज करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनका नाम कहते हैं शॉकर। और देख लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो एक स्टील की स्प्रिंग टाइप की होती है शॉकर। अब जैसे अनइवन रोड आती है, उबड़ खाबड़ रोड आती है, तो उबड़ खाबड़ रोड में क्या होता है कि व्हीकल नीचे जाएगा, एक उसमें क्रिया बल लगेगा, एक्शन फोर्स लगेगा, और रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल से व्हीकल पर वापस लगेगा तो व्हीकल ऊपर जाएगा। अब उस ऊपर जाने पर स्प्रिंग लगने से क्या होता है कि वो जो रिएक्शन फोर्स है उसको बढ़ जाता है, डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ जाती है, और डेल्टा टी बढ़ने से जो रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है और बहुत देर तक वो स्प्रिंग ऐसे ऐसे करती रहती है, बबलिंग करती रहती है। ठीक है, तो ये जर्क को कम करता है, जर्क यानी शॉक को कम करता है। इसमें भी इंपल्स का ही कंसेप्ट है, आवेग का ही कंसेप्ट है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उसके साइकिल की सीट के नीचे भी शॉकर लगाते, शॉकर क्या, वो स्प्रिंग है। तो वो जैसे कहीं भी इधर उधर रोड आई तो वो बच्चे बताते भी हैं कि देखो हमारी साइकिल के नीचे तो ये वाली सीट ही अच्छी है, इस सीट के नीचे शॉकर लगे हुए हैं। शॉकर नहीं बोलते वो स्प्रिंग ही बोलते, तो स्प्रिंग ही शॉकर है। ठीक है, तो ये व्हीकल्स में सब जगह शॉकर होते हैं। अब जैसे अभी जो वंदे भारत जो ट्रेन आई है उसमें बोले साहब शॉकर्स पावरफुल है कि उसमें यदि पानी का गिलास रख दो तो पानी के गिलास में वाइब्रेशन नहीं होता है बिल्कुल भी। तो उसका रीजन क्या है, शॉकर। ये लग्जरी कार वगैरह देखो तो उसकी जो हाइलाइट्स आती है, उसके एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें ये आता है कि स्ट्रॉन्ग शॉकर्स लो वाइब्रेशन। यदि पावरफुल होंगे तो वाइब्रेशन है वो कम होगा। ये इंपल्स के एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखें कि मान लो यही हाइट है और एक दूसरी हाइट है, और यहां पर एक पर्सन कूदता है। ये तो सीमेंटेड फ्लोर है, ये तो कौन सा फ्लोर है, सीमेंटेड। और यहां जो फ्लोर है वो है सैंडी फ्लोर, सैंडी यानी मिट्टी का फ्लोर है, ये तो मिट्टी है। और ये क्या है, सीमेंटेड है, हाइट सेम है। हाइट सेम का मतलब ये हुआ कि भाई ये भी हाइट मान लो 10 फीट है या 15 फीट मान लो, ये भी 15 फीट है और ये भी 15 फीट, दोनों ही हाइट सेम है, 15 फीट 15 फीट। एक में एक पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे कूद रहा है और दूसरे पे सैंडी फ्लोर पे कूद रहा है। इंजरी किस में ज्यादा हो, क्यों होगी? हाँ, हार्ड है ऐसा नहीं है, फिजिक्स के सेंस में बताओ इंजरी ज्यादा क्यों। देखो फॉर्मूला क्या है, J बराबर F डेल्टा टी। जो सैंडी फ्लोर है, मिट्टी वाला है, अब मिट्टी में तो क्या हो, गिरते ही वो बरीड हो जाएगा, बरीड मतलब पांव अंदर तक धस जाएगा, बरीड मतलब धस जाएगा। तो डेल्टा टी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसको रुकने में टाइम लगेगा, वो डेल्टा टी क्या होगा, ज्यादा होगा। और डेल्टा टी यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, एफ कम होगा, एक्शन फोर्स कम होगा, और एक्शन फोर्स कम होगा तो रिएक्शन फोर्स भी कम होगा। ठीक है, अरे लगती किससे है, रिएक्शन फोर्स से लगती है। जो अपन एक्शन फोर्स जैसे फ्लोर पे लगा रहे हैं, जो फ्लोर वापिस जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उसके कारण से पर्सन में इंजरी होती है। ठीक है, यानी उससे चोट लगती है। अब मिट्टी के केस में आप देखो तो डेल्टा टी बढ़ गया, और डेल्टा टी बढ़ने से क्या हुआ, एफ कम हो गया, एफ यानी रिएक्शन फोर्स कम हो गया, प्रतिक्रिया बल कम हो गया, और प्रतिक्रिया बल कम होने से क्या हुआ, उसको चोट कम लगती है। लेकिन यदि सीमेंटेड फ्लोर की बात करें अपन, तो सीमेंटेड फ्लोर पे क्या होगा, J बराबर F डेल्टा टी, और डेल्टा टी सीमेंटेड फ्लोर में डेल्टा टी कम होता है, डेल्टा टी कम होता है। भाई डेल्टा टी तो क्या है, कम है, तुरंत तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, जो ही गिरते ही है वो डेल्टा टी बिल्कुल विरामावस्था में बहुत जल्दी। तो क्या हुआ, एक्शन फोर्स जो है वो बढ़ गया,
और एक्शन फोर्स बढ़ गया तो रिएक्शन फोर्स भी बढ़ गया, प्रतिक्रिया बल भी बढ़ गया, यानी रिएक्शन फोर्स बढ़ गया और प्रतिक्रिया या रिएक्शन फोर्स बढ़ने से उसको ज्यादा लगती है। ठीक है, वो वापस रिएक्शन फोर्स लगता है, इसकी वजह से लगता है। अच्छा, किसी व्यक्ति को क्यों लगता है कि उसमें वेट है, भार क्यों अनुभव होता है? रिएक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, कि वाई ए पर्सन एक्सपीरियंसेस हिज और हर वेट, एक व्यक्ति को अपना भार अनुभव क्यों हो जाता है, वेट फील क्यों होता है? वेट इसलिए फील होता है कि जैसे मान लो mg फोर्स मैंने लगाया फ्लोर पर, या इस टेबल पे खड़े हो गया तो टेबल पे लगाया, तो वो टेबल अनुभव करे या फ्लोर अनुभव करे। लेकिन न्यूटन का जो थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर equal in magnitude, opposite in direction and acts on the different bodies। यानी एक्शन व रिएक्शन फोर्स परिमाण में समान, यानी मैग्नीट्यूड समान है, और डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है, और डिफरेंट बॉडी पर लगता है। यानी एक्शन यदि लगा फ्लोर पे, एक्शन यदि फ्लोर पे लगा है, एक्शन यदि फ्लोर पे लगा है तो रिएक्शन किस पे लगेगा, रिएक्शन जो फोर्स है वो किस पे लगेगा, पर्सन पे लगेगा। तो वो जो वेट जो फील हो रहा है पर्सन को, वो वेट फील होता है रिएक्शन फोर्स के कारण से। ए पर्सन एक्सपीरियंसेस हिज और हर वेट ड्यू टू रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द पर्सन। अब जैसे हवा में कोई कूद गया, तो जब तक हवा में वो वेटलेस कंडीशन फील करता है। वेटलेस कंडीशन क्यों फील करता है, क्योंकि उस पर रिएक्शन फोर्स नहीं लगता। अरे प्रतिक्रिया बल के अभाव के कारण से वो भारहीन अवस्था अनुभव करता है, यानी वेटलेस कंडीशन फील करता है, किसमें, हवा में। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, आप लोग लिखना है। ये तो सर बता दिया था, रिवाइज कर रहे हैं ना। अब इम्पल्स की यदि ग्राफ देखें अपन, तो ग्राफ इस तरह से है। देखो, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मान लो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इधर तो फोर्स है और इधर क्या ले, टाइम ले। ठीक है, ये फोर्स है और ये क्या है, इधर टाइम। अब इसका एरिया ले लो, एरिया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आप ले सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अरे एरिया ये तो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो बेस पर तो क्या है, टाइम, और हाइट पर क्या है, फोर्स। तो ये हो गया फोर्स इनटू टाइम, सीधा। तो एरिया ले लो। अब आप एरिया निकाल लिया, तो एरिया से आपका इंपल्स आ रहा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, और ये सीधा सीधा किसके इक्वल है, इंपल्स के इक्वल, आवेग के बराबर। ठीक है भाई, आधार पे तो टाइम है और इधर की तरफ फेस, ये फोर्स आ गया। तो फोर्स इनटू टाइम, बेस इनटू हाइट, ये कौन सी कंडीशन में, जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, तब हम इंपल्स को कैसे कैलकुलेट करें ग्राफिकल मेथड से। तो ये ग्राफिकल मेथड का ये हमने बताया। ठीक है, चल लिखिए। डन। अब देखो, कांस्टेंट फोर्स के बाद यदि वेरिएबल फोर्स लगे, तो वेरिएबल फोर्स यानी बल का मान परिवर्ती बल लगे, परिवर्ती बल। तो परिवर्ती बल लगे तो कैसे होगा, देखो इधर तो फोर्स है और इधर की तरफ है वो टाइम।
इसमें क्या करते हैं कि अपन मान लो कोई टाइम ले लिया, जैसे t1 टाइम ले लिया और ये t2, इस t1 से t2 टाइम के बीच में अपन इम्पल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक स्मॉल पार्ट ले लो dt, टाइम का एक स्मॉल पार्ट अपन ले लेते हैं और ये स्मॉल पार्ट मान लो फोर्स। इस पे फोर्स की वैल्यू, वैसे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल है, लेकिन इस स्मॉल पार्ट में फोर्स मान लो ये है, तो J इक्वल टू F इंटू डी टी, F इंटू डी टी, और लिमिट लगा दो क्या, T1 से T2, बट T1 से लेकर के T2 तक आपको निकालना है, तो बस F इंटू डी टी कर दो। F इंटू डी टी तो इम्पल्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दो। इंटीग्रेशन में यही तो करते हैं, स्मॉल पार्ट का लेते हैं, ये डी टी एक समय का एक ऐसा अंतराल है, टाइम इंटरवल है, जिसमें फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो इस dt टाइम में मान लो फोर्स F है, तो F dt, ये आपका वेरिएबल फोर्स में कैसे लेते हैं, चलिए डन। चलिए 11th की जो फिजिक्स है वो क्रूशियल है। 12th की फिजिक्स तो ऑलमोस्ट थोड़ी मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट इजी भी है, लेकिन 11th में एक तो थोड़ा सा बच्चों को पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दूसरा क्या है कि वो अच्छे से पढ़ते भी नहीं है, 10th से आते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 11th वाला पार्ट ज्यादातर बच्चों का वीक है। ऐसा है या नहीं है? ये देखो सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई सबका 11th का पार्ट वीक है। राइट, अब एक इम्पल्स मोमेंटम जो थ्योरम है, वो थ्योरम अपन लेते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का सीधा कंसेप्ट है, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं इसे, कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए भारी बल के बराबर होती है। तो डेल्टा पी बराबर कितना, एफ डेल्टा, और एफ डेल्टा टी किसके बराबर, जे के बराबर। अब देखो एक इसके क्वेश्चन लेते हैं अपन, यानी संवेग में परिवर्तन है वो आवेग के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स। रेट का मतलब क्या हो गया, रेट का मतलब हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वो तो फोर्स के इक्वल है। और ओनली चेंज इन मोमेंटम है
वो किसके इक्वल है? इम्पल्स के इक्वल। ठीक है, तो ये इम्पल्स के बराबर। ठीक है, लिख लिया। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और जिसके कंसेप्ट की क्लियरिटी फुल मार्क्स लाते हैं। अब आपके 25 में से कितने? 23 क्वेश्चन करेक्ट थे, तो दो कैसे कुछ रह गए क्वेश्चन? दो किसके रह गए? प्रोजेक्टाइल के। मतलब आपने लीव कर दिए, दो क्वेश्चन नहीं किए। 23 अटेम्प्ट एंड 23 राइट। ओके गुड। दो आ जाती है, 25 भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी लाते हैं। डन। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is moving with a velocity 2 meter per second. After some time, its velocity raised to 3.5 meter per second. 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो इंपल्स बताओ। हाँ भाई, क्या करेंगे बताओ? वेरी सिंपल फॉर्मूला। हाँ बोलो बोलो, फॉर्मूला कौन सा? चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सही। तो जे बराबर कितना? डेल्टा पी, बिल्कुल सही। और डेल्टा पी एम, जे बराबर एम इंटू डेल्टा वी। भाई मास तो गिवन है और वेलोसिटी में चेंज ले लो। अब डेल्टा मास तो कितना हुआ? 1 kg, और वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ बोलो? 3 अच्छा डायरेक्ट बता, 3.5 माइनस 2। 3.5 माइनस 2, तो ये हो गया 1.5। तो 1.5 न्यूटन सेकेंड आंसर आ गया। इतना सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें एकदम से ये नहीं सोचना है, एक ही फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इंपल्स का मान लो आपने एक ही फॉर्मूला याद कर लिया, भाई इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम तो जब है कि जब फोर्स और टाइम दोनों की वैल्यू गिवन है। यदि आपको वेलोसिटी में चेंज गिवन है और मास गिवन है, तो उस केस में अपने को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यानी संवेग आवेग प्रमेय लगा करके और आंसर को फाइंड आउट करना। समझ में आया? तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो आपको ध्यान रखना। अब देखो अपन लिफ्ट का केस लेते हैं। लिफ्ट, लिफ्ट को कहते हैं एलिवेटर। एलिवेटर हो गया। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। डन। चलो लिखो लिखो। देखो अब अपन लिफ्ट एलिवेटर, एलिवेटर का दूसरा नाम है लिफ्ट। देखो लिफ्ट में पहला केस,
ठीक है। अब भाई ये थोड़ा मतलब मान लो एक पर्सन है? अब लिफ्ट क्या है, पहला केस है कि लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में है, तो इस केस में mg फोर्स किधर लग रहा है, फ्लोर पे। अब वो तो फ्लोर एक्सपीरियंस करे, इस पर्सन को अपना वेट कितना फील हो रहा है, mg, किसके कारण से, रिएक्शन फोर्स exerted by the फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ऑन द पर्सन। जो लिफ्ट का फ्लोर है वो वापस उस पे जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, उसके कारण से उसको वेट फील हो रहा है, वेट हो रहा है mg फोर्स, और वेट जो फील हो रहा है वो ऊपर रिएक्शन फोर्स के कारण से हो रहा है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि लिफ्ट इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दो कंडीशन है, भाई किधर मूव कर सकती है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मूव करती है, अपवर्ड भी मूव कर सकती है और डाउनवर्ड भी कर सकती है। मान लो अपन ने अपवर्ड, अरे हाँ ये आ गया ना, एलिवेटर लिफ्ट, ये पहले वाला कहाँ गया है, नहीं हो रहा है ये अपने आप बन रहा है ना, किसको, ये वाला, यही तो, हाँ हाँ अब आ गया। लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब दो कंडीशन हो सकती है इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, कि या तो ऊपर जा सकता है या, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से यदि गति करता है कोई, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये तो पता ही चुके पहले। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। अब मान लो जो फाइनल है इनिशियल है वही फाइनल है, तो चेंज कितना हो गया, 0। तो यदि लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। और एक्सेलरेशन 0 हो गया जिससे वेट कितना रहा, mg का mg, वेट mg का mg रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है। थर्ड कंडीशन है कि लिफ्ट इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और किधर, अपवर्ड जा रही है। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से अपवर्ड जा रही है, तो अपवर्ड जाने पर देखो क्या हुआ, ये लिफ्ट और लिफ्ट में ये पर्सन, ये ड्रॉ कर दिया। अब mg फोर्स तो एक वेट एक्सपीरियंस करेगा, देखो mg फ्लोर पे लगाएगा और mg जब वापस रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो पर्सन एक्सपीरियंस करेगा। और a एक्सेलरेशन से लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर, ऊपर जा रही है, तो टोटल कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा, mg प्लस ma। भाई एक तो वेट जो फील कर रहा है वो ऊपर की तरफ, एक फोर्स तो mg हो गया वो पर्सन, और एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और पर्सन का मास कितना है, m, तो टोटल कितना फील हुआ, mg प्लस ma, यानी वेट कितना फील होगा, mg प्लस a। थोड़ा सा हेवी फील होगा उसको, ऐसा लगेगा कि भाई मैं, मेरा बिल्कुल जियान जैसे हो गया, या थोड़ा वेट बढ़ा हुआ लगेगा, कब,
ए एक्सलरेशन से ऊपर जब लिफ्ट जाए, राइट। चल डन, ड्रॉ द कान तो बनाते इसमें। डन, चलो करो करो। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग कैसे हो रहा है? हम्म? कौन सा? ये वाला नहीं, इससे तो पूरा लीव ही हो जाएगा। क्या हो गया, चेंज क्यों हो रहा है आज? आगे आगे चलो नेक्स्ट देखो। व्हेन लिफ्ट is moving with an uniform acceleration a down, a एक्सलरेशन से नीचे आ जाए लिफ्ट, तब क्या करेगा? mg फोर्स तो ऊपर एक्सपीरियंस करेगा और टोटल फोर्स वेट कितना फील करेगा? mg माइनस ma, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, यानी पर्सन को कैसा फील होगा? लाइट फील होगा, बिल्कुल लाइट फील होगा कि मैं बिल्कुल बिना जिम जाए कहीं जाए बिल्कुल लाइट हो गया मैं, ऐसा फील होगा। इसे कहते हैं एपरेंट वेट, कहते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट यानी हिंदी में कहते हैं आभासी भार, आभासी भार, आभास होता है ऐसा, ठीक है? ऐसा रियल में नहीं होता, रियल में तो उसका जो mg है वही mg है, राइट। अब एक और कंडीशन आती है, ए एक्सलरेशन से ऊपर जाए तो बड़ा हुआ लगेगा, ए एक्सलरेशन से नीचे आए तो डिक्रीज होता हुआ लगेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, रेस्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखो, अब लास्ट कंडीशन है कि भाई इसका जो सिस्टम है वो सिस्टम ही
जैसे ये जो सिस्टम है, ये लिफ्ट होती है ना, ये लिफ्ट के पुली पर चलती है। जैसे ऊपर नीचे एक रस्सा लगा रहता है। आपने एक शटर वाला देखा होगा, कई पुरानी लिफ्ट है वो चैनल वाली होती है, शटर वाली, तो उसमें वो पुली दिखती भी है, जो रस्सा चलता है ना उस रस्से पे चलती है, उसमें दिखती है पुली। अब मान लो किसी ने ये रस्सा ही है, कोई मान लो दुष्ट पर्सन है, और उसने यहां से ये रस्सा काट दिया। भाई रस्सा काट दिया या गैप हो गया, अब रस्सा काटते ही क्या होगा, लिफ्ट नीचे गिरेगी, ये तो पता है। और उस समय उस पर्सन को कितना वेट फील होगा, है जीरो जीरो। भाई रिएक्शन फोर्स है ही नहीं, और रिएक्शन फोर्स नहीं होने से एम जी, भाई वैसे नीचे जाता है तो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम जी माइनस ए, और ए जी के इक्वल हो जाएगा, फ्री फॉल बॉडी है, तो जी माइनस जी कितना हुआ, जीरो। तो वेटलेस कंडीशन फील करेगा पर्सन। वेटलेस, वेट लेस, और वेट कितना फील होगा उसको, पर्सन को, वेट उसको फील होगा जीरो। जीरो वेट फील होगा। अब वो बोले, आप कई बच्चे कहते हैं सर चिल्लाता क्यों, चिल्लाता क्यों है कि उसको पता है कि जब तक मैं हवा में लिफ्ट चल रही है, मान लो 20 मंजिल से नीचे गिर रही है, तो जब तक वो हवा में है तब तक तो उसे वेटलेस फील होगा, भारहीन फील होगा, बिल्कुल लाइट फील होगा, लाइट के जीरो ही फील होगा, वेट ही नहीं है। लेकिन उसे ये पता है कि जो ही ये लिफ्ट नीचे टच करेगी ग्राउंड को, तो ग्राउंड को टच करते ही क्या होगा, रिएक्शन फोर्स लगेगी, और रिएक्शन फोर्स से उसको भयंकर इंजरी होने वाली है, है? टूट जाएगा क्या होगा, लेकिन ये है कि उसको इसलिए वो चिल्लाता है, बाकी जब तक हवा में है तब तक तो वो बहुत ही लाइट फील करता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, चलो किसी ने काटा नहीं और लिफ्ट का सिस्टम ही, रस्सी टूट गई और टूट के नीचे गिर गई, तो क्या करना चाहिए अपने को? अरे लिफ्ट के अंदर क्या करना, खड़े रहना चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। नीचे अपने को बैठ जाना चाहिए, कोने में नीचे बैठ जाना चाहिए। जो बैठ जाने से क्या होगा, क्योंकि जब वो वापस नीचे गिरेगी तो रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब रिएक्शन फोर्स से ऊपर जाएगा, तो ऊपर छत तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो यहां से सिर फूट जाएगा। अब मान लो कोई ऐसे ही खड़े रहा और वो रिएक्शन फोर्स किस पे लगा, फीट पे लगा, पैरों पे लगा, और पैरों से ऊपर लगा, पता चले कि वो सिर, छत जो होती है वो छत को पेनेट्रेट करके फाड़ के वो बाहर आ गई, है, सर पे लगेगी। तो इसलिए अपने को नीचे बैठ जाना चाहिए। नीचे बैठ करके भाई ये है कि भाई रिएक्शन फोर्स लगे तो कम से कम अपन वहां तक नहीं पहुंच पाए, कहां तक, छत तक, और पहुंच भी गए मान लो, तो टच होने पर इतना फोर्स तो नहीं लगेगा ना, ऊपर जाते जाते कम हो जाएगा या वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए अपने को नीचे बैठ जाना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन कई जगह आता है। ठीक है, क्या हुआ, बोलो बोलो। अरे हड्डी उड्डी टूटने का अपने को नहीं, अपने तो ये है कि इसका सिस्टम समझो फिजिक्स के सेंस में, हड्डी टूटने मेडिकल डिपार्टमेंट, डन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो केस है वो एक आता है, पुल करना इजी है किसी बॉडी को, पुल पुश करना इजी। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। इट्स इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट, देन टू, लॉन रोलर होता है ग्रास काटने का, घास काटने का होता है, तो उसको, या उसको नहीं, वैसे सभी में लगता है ये कंसेप्ट। किसी भी बॉडी को ध्यान रखना, आगे से मत बोलना उल्टा, पुल करना इजी है देन टू पुश इट। पुल करना इजी, किसी को पुल कर लिया, ये देखो पुल करके देखा बहुत इजी है, पुश करा और पुश करने में बहुत प्रॉब्लम।
है। तो ऐसा क्यों? फिजिक्स के सेंस में देखो, देखो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स किधर लगेगा? mg लगेगा नीचे, ठीक है, और रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर। अब मान लो ये आपने किसी बॉडी को पुल किया ऐसे, थीटा एंगल से मान लो किसी बॉडी को आपने पुल किया आपने, अरे इधर की तरफ ही होगा पुल, तो पुल इधर की तरफ किया। अब इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से भाई? जो ये जो आर है, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से? ये तो हुआ आर कॉस थीटा, और ये क्या हुआ? आर साइन थीटा। आर की जगह एफ ले लो आप, एफ फोर्स से पुल किया ना आपने, तो एफ फोर्स से पुल किया, तो इसको अपन एफ ले लेते हैं। एफ फोर्स से आपने पुल किया, तो ये तो हो गया एफ cos थीटा, और एक क्या हो गया? एफ साइन थीटा। सीधा बेस के साथ तो cos थीटा, आधार के साथ, और ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? mg। अरे एफ साइन थीटा को तो mg बैलेंस कर रहा है कि नहीं? mg नीचे लग रहा है, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है, और एफ cos थीटा इसको घीस के ले जाएगा। नहीं समझे? अरे किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं, तो पुल करने पर कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा, खींचोगे ना आप, लॉन रोलर की बात है, खींचोगे तो खींचने पर क्या हुआ? फोर्स की दिशा ऐसे हुई है। अब एक फोर्स ऐसे लगा, ये एफ फोर्स ऐसे लगा। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, दो घटक, बताया था ना सदिशों में दो घटक वेक्टर्स में, एफ cos थीटा और एफ साइन थीटा। तो एफ cos थीटा तो इधर लग गया, एफ साइन थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया, संतुलित कर दिया, तो ये तो संतुलित हो गया, और एफ cos थीटा किसके ले गया। अब आप इसमें क्या होगा? देखो यदि अपन पुश की बात करें, तो पुश में क्या होगा कि एफ फोर्स इधर लगेगा, ये कौन सा केस है? पुश, और ये एंगल कितना है? थीटा। mg तो सीधा सीधा किधर लगेगा? mg तो नीचे लगेगा, कोई भी कंडीशन हो mg नीचे लगेगा। अब इसके दो कंपोनेंट, ये तो कौन सा हुआ? f cos थीटा, और f sin थीटा किधर लगेगा? नीचे लगेगा। भाई टू वेक्टर सेम ऑर्डर में, यदि दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में हो तो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, यदि दो सदिश एक ही क्रम में हो तो परिणामी कैसे होगा? विपरीत क्रम में होगा। तो f sin थीटा में mg क्या हो गया? जुड़ गया। अरे वहां तो f sin थीटा और mg कैंसिल हो गए, रस्सा कस्सी का गेम जैसे, और यहाँ पर f sin थीटा mg में ऐड हो गया। इसलिए जब अपन इसको पुश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फेविकोल